Hello everyone. So today we are discussing about the important topic gastritis and gastroenteritis, which is the part of the GI system. गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस जीआई सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, डिजीज़ कंडीशन जो कि वर्सनिंग कंडीशन में भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। जनरली कुछ नहीं है, मोस्टली पेप्टिक अल्सर की तरह ही है। और सबसे बड़ी बात, हम एक ही वीडियो में एक ही बार में हम इसकी डेफिनेशन, हम इसका इंट्रो, हम इसके कॉजेज़, हम इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम इसके साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, इसका मैनेजमेंट कैसा करना है मेडिकली, और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसा करना है, वो अपन सारी चीज़ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि हम पिछली वीडियो में जो कि पेप्टिक अल्सर था उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस होता क्या है, इसके सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अपन सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस जो दो टर्म आ रही हैं वो एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अपन गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस को उठाते हैं कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस होता क्या है। तो अपन इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी टर्म समझते हैं, आइटिस। ये छोटी सी टर्म है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन। इस टर्म का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। इसका मतलब ये, अगर आइटिस जो टर्म है किसी भी वर्ड के पीछे अगर लग रही है तो इसका मतलब हो गया कि उस जगह पे, उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है। अच्छा, तो जैसे गैस्ट्राइटिस आ गया, गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस में पीछे आइटिस आ रहा है और गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, तो इसका मतलब हो गया स्टोमक में इन्फ्लामेशन। तो इसमें हो गया स्टोमक में इन्फ्लामेशन। अपन गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात करें, गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या होता है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब हो गया स्टोमक में इन्फ्लामेशन हो रहा है, विद दिस स्टोमक इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस में डिफरेंस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक में इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, गैस्ट्रोएंटराइटिस स्टोमक प्लस इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है। ये दोनों में डिफरेंस आ गया, इसमें स्टोमक में होती है और इसमें स्टोमक में भी होती है, इसके साथ साथ इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, तो अपन ने इसका इंट्रो देख लिया। अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जीआई ट्रैक्ट की म्यूकोसा में, जीआई म्यूकोसा में अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज हो रही है तो वो कंडीशन अपन गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसके डेफिनेशन हो गया, इसका डिफरेंस हो गया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद में अपन कॉजेज़ के बारे में बात कर लें। मोस्टली कॉजेज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मोस्टली पेप्टिक अल्सर के जैसे होता है। सो कॉजेज़, वन बाई वन कॉजेज़ के बारे में अपन बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होंगे। तो कॉजेज़ में सबसे पहले आ गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन कर रहा है म्यूकोजल लेयर में, जीआई म्यूकोसा में, तो उस कंडीशन में ये गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कॉज कर सकता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगर कोई पर्सन सीवियर तरीके से दिन में कम से कम 3-4 बोतलें खाली कर रहा है, निपटा रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर बहुत ही सीवियर तरीके से कोई पर्सन अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो वो जो सिचुएशन आ गई वो क्या करेगी, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस को कॉज करेगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAID ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में, मतलब सीवियर तरीके से अगर NSAID बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एस्पिरिन ले रहा है तो वो कंडीशन इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है, किसमें, जीआई म्यूकोसा में। ठीक है, अगर कोई पर्सन, बहुत लोगों को स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने की, तीखा, तो ये जो तीखापन है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर इनटेक कर रहा है तो वो कंडीशन भी इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन अराइज कर सकती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से। स्ट्रेस, पेप्टिक अल्सर में भी हमने बताया था कि स्ट्रेस से पेप्टिक अल्सर हो रहा है।
यहाँ पे भी स्ट्रेस से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ सकती है बॉडी उसमें, स्टोमक में या फिर इंटेस्टाइन में। तो इसके कॉजेज़ वो वही हैं जो अपन ने पेप्टिक अल्सर में पढ़े थे मोस्टली। अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की साइन सिम्टम्स क्या अराइज होंगे इस कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन में। तो अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो नोज़िया एक्चुअल में होता क्या है कि वोमिटिंग और नोज़िया। वोमिटिंग तो जनरली जो वोमिटिंग अपने को होती है वो होती ही है। नोज़िया में क्या होता है, इसको बस फील आएगी जैसे कि वोमिटिंग आ रही है, पेशेंट को बस फील आएगी कि उसको वोमिट होने वाली है, लेकिन एक्चुअल में उसको वोमिट नहीं होगी, बस फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। नोज़िया में नोज़िया क्या होगी, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, और वोमिटिंग क्या होगी, नॉर्मली जो वोमिटिंग होती है वो। अब इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल जो रीज़न है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा पेशेंट को, मतलब कंफर्ट में नहीं रहेगा पेशेंट, एब्डोमिनल जो पार्ट है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, है ना। इसके बाद में हिक्कपिंग का मतलब होता है हिचकियाँ आना, हिचकी आती है ना, वो कंडीशन गैस्ट्राइटिस का एक कॉज होता है, मेन कॉज हिक्कपिंग। हिचकियाँ आती हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से हिचकी आती है। स्टूल विद ब्लड, पेशेंट जो स्टूल पास आउट करेगा उस स्टूल के साथ में ब्लड की कंटेंट हो सकती है, होती है, ठीक है। जो पेशेंट स्टूल पास आउट कर रहा है उसके साथ में ब्लड भी आएगा गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में। वेट लॉस होगा। अब देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्सन वोमिटिंग कर रहा है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ गई है किसमें, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, तो उस कंडीशन में वोमिटिंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका वाटर लॉस हो रहा है। इन्फ्लामेशन कंडीशन है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा था उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी वजह से अपन वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। वेट लॉस के साथ साथ अपन एक कंडीशन और अराइज हो जाती है, अगर सीवियर तरीके से वोमिटिंग हो रही है और सीवियर तरीके से वाटर लॉस हो रहा है तो उस जगह पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी अराइज हो सकती है सर। हेमेटेमेसिस, अगर स्पुटम में जो स्पुटम होता है पेशेंट का उसमें अगर ब्लड की कंटेंट आ रही है, ब्लड का कंटेंट सीन हो रहा है, तो उस हेमेटेमिस का मतलब भी होता है कि ब्लड इन स्पुटम। जो पेशेंट का स्पुटम है अगर उसमें ब्लड आ रहा है वो साइन सिम्टम्स हो सकता है किसका, गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। हेडेक, पेशेंट को हेडेक होगा, बहुत सारी कंडीशन अराइज हो सकती हैं जो कि हेडेक को कॉज कर सकती हैं। हार्टबर्न होगा आफ्टर ईटिंग, जैसे पेशेंट ने खाना खाया उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसके क्या हो गया, बर्निंग सेंसेशन चालू हो गई, जिसको बोलते हैं अपन हार्टबर्न, ठीक है, खाना खाने के जस्ट बाद में। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, कॉज हो गए, अपना इंट्रो हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जो कि डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन है कि पेशेंट को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसको गैस्ट्राइटिस हुआ है। तो साइन सिम्टम्स, ये जो साइन सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जितने भी साइन सिम्टम्स आ रहे थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसके लिए, इसके डिटेक्शन के लिए कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि जनरली अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम देख के पता लगा लेते हैं कि इसको ये कंडीशन है इस पेशेंट को, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन सबसे पहले अपन साइन सिम्टम्स से ही पता लगा लेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में अपन क्या करते हैं कि अपर जीआई ट्रैक्ट से होते हुए एक कैमरा इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में, जीआई ट्रैक्ट में, जो कि ये देखता है कि पेशेंट का जो जीआई म्यूकोसा है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, कौन सी जगह पे अल्सर हो रहा है, कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं अपर जीआई ट्रैक्ट में, वो सारी चीज़ें अपन एंडोस्कोपी से देख सकते हैं। थर्ड नंबर का जो टेस्ट आता है डायग्नोस करने के लिए उसको बोलते हैं सेरोलॉजिकल टेस्टिंग टू डिटेक्ट द एच पाइलोरी। एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस को कॉज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और हम इस चीज़ के डिटेक्शन के लिए सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जो कि एंटीबॉडी एंटीजन बेस्ड होती है, ठीक है। हम इस टेस्ट को करने के लिए, अभी हम इस टेस्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इस टेस्ट को करते कैसे हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट को, कि हमें एच पाइलोरी का डिटेक्शन हो जाए। इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले अपन, मेन चीज़ ये है कि एंटीबॉडी अपने शरीर में, जैसे ही इन्फेक्शन आया एच पाइलोरी इन्फेक्शन,
तो अपना बॉडी एंटीबॉडी तो बनाएगा ना, तो हमें उसी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है कि अगर वो बॉडी में वो एंटीबॉडी मिल गई जो कि एच पाइलोरी के अगेंस्ट थी, तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि एच पाइलोरी ने, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ने इन्फेक्शन किया है और गैस्ट्राइटिस कॉज किया है। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस, अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एच पाइलोरी का डिटेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले मार्केट में बहुत सारी स्लाइडें मिलती हैं, ये वाली CT, ये होती है स्लाइड। ये सब मार्केट में बहुत सारी स्लाइडें मिलती हैं अलग अलग कंपनी की, जो भी है। इस स्लाइड की मदद से अपन, इस किट की मदद से अपन पता लगा सकते हैं कि सेरोलॉजिकल टेस्ट करके कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब इस स्लाइड को यूज़ कैसे करना है? ये अपन ने लेबोरेटरी में दिया क्या सैंपल, लेबोरेटरी में क्या किया लैब असिस्टेंट ने कि यहाँ पे CT, ये 2 मार्क होते हैं। इस पॉइंट पे लैब में क्या हुआ कि सीरम डाला, 2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम। इस किट पे 2 ड्रॉप्स ऑफ सीरम डाली विद दिस 1 ड्रॉप ऑफ क्या, बफर। सीरम और बफर दोनों को कंबाइन करके 2 ड्रॉप्स तो सीरम की और मोस्टली 1 या 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं, 1 और 2 ड्रॉप ऑफ बफर, ये दोनों अगर इस पे डाली और इसको अपन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए अपन इसको रेस्ट दे देंगे। हमने क्या किया, लेबोरेटरी में अपना सैंपल दिया, लैब असिस्टेंट ने क्या किया, सैंपल से सीरम निकाल के 2 ड्रॉप्स सीरम की डाली और उसके ऊपर बफर की 1 या 2 ड्रॉप बफर की डाली और हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद क्या होगा जो देखने के लायक होगा, हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेंगे। 1 2, समझाने के लिए एक ही स्लाइड है लेकिन अलग अलग मैं रिजल्ट बना देता हूँ यहाँ पे। 3 4, मैंने 4 रिजल्ट बना दिए, CT और यहाँ पे भी CT और CT, ठीक है। 1 नंबर की स्लाइड, 2 नंबर की स्लाइड, 3 नंबर की और 4 नंबर की, ये 4 स्लाइड हो गई। अगर C और T पे 1 लाइन आ रही है तो इसका मतलब हो गया रिजल्ट आ गया नेगेटिव। C और T 2 मार्क हैं, अगर इस पे ओनली C पे लाइन शो हो रही है ना स्लाइड पे, तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर C पे भी लाइन आ रही है और T पे भी लाइन आ रही है तो इसका मतलब हो गया रिजल्ट पॉजिटिव। ओके, अगर C पे लाइन आ रही है और T पे बहुत ज़्यादा गहरी लाइन आ रही है, मतलब लाइन तो दोनों आ रही हैं लेकिन इस पे थोड़ी हल्की लाइन आ रही है, इस पे जैसी नॉर्मल लाइन आती है वो आ रही है, लेकिन T जो अपना पॉइंट था उस पे बहुत ज़्यादा गहरी लाइन आ रही है, तो इसका मतलब हो गया क्या, रिजल्ट पॉजिटिव तो है लेकिन जो इन्फेक्शन हुआ है वो पेशेंट को या तो रिसेंट में हुआ है या अभी हुआ है। रिसेंट कंडीशन में पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है अभी तो, और अगर चौथी कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान के चलो T पे लाइन आ गई C पे नहीं आई, चौथी कंडीशन में अगर T पे लाइन आ गई और C पे नहीं आई तो इसका मतलब हो गया ये स्लाइड रीड करने के लायक ही नहीं है, ये स्लाइड अपनी ख़राब हो चुकी है, इस स्लाइड का कोई मतलब नहीं है, ये टेस्ट अपना गलत हो गया। C पे लाइन आना ज़रूरी है, अगर C पे लाइन नहीं आई है, T पे ही डायरेक्ट लाइन आ गई है तो ये स्लाइड रॉन्ग है। तो मेनली ये 3 स्लाइड होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं, ये तो खैर वो जिसको अपन रीड ही नहीं करेंगे वो कंडीशन आ गई 4। तो मेन ये 3 होती है, अगर C पे लाइन आ रही है तो नेगेटिव और दोनों पे आ रही है तो पॉजिटिव, अगर T पे गहरी लाइन आ रही है तो इसका मतलब कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो करंट में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एच पाइलोरी को डिटेक्ट कर सकते हैं डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट की अपन बात करेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सेम पेप्टिक अल्सर में जैसे कि बताया था कि मेडिकल मैनेजमेंट पेप्टिक अल्सर में कैसे किया था, एंटीबायोटिक्स दी थी हम लोगों ने
क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपन ने एंटीबायोटिक दी। एंटासिड के लिए अपन ने क्या दिया था वहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया था, जो कि क्या कर रहा था, जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। जो HCl जो है उसकी pH को न्यूट्रलाइज कर रहा था। प्रोटीन पंप इन्हिबिटर दिया। प्रोटीन पंप का काम क्या होता है कि HCl प्रोडक्शन, हमने प्रोटॉन पंप को ही बिल्कुल इनहिबिट कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, HCl प्रोडक्शन रुक गया। उसके लिए ये ड्रग काम मिल जाती है ओमिप्राजोल, जिसको ओमेज भी बोलते हैं, ओमिप्राजोल, ठीक है। H2 ब्लॉकर दी हमने। H2 ब्लॉकर का काम क्या हो गया, जो H2 रिसेप्टर था उसको ब्लॉक कर दिया। H2 रिसेप्टर क्या कर रहा था, HCl प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। तो HCl प्रोडक्शन में जो H2 रिसेप्टर हेल्प कर रहा था, हमने उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया, जैसे वहाँ किया था पेप्टिक अल्सर में। उसके लिए हमने ड्रग दी थी रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, उसके लिए हमने ड्रग दे दी। तो H2 ब्लॉकर काम में आ गया। इसके अलावा एंटी एमेटिक्स, जो यहाँ पे कहाँ गई, जो यहाँ पे वोमिटिंग हो रही थी पेशेंट को सीवियर, उसको रोकना है, क्योंकि वोमिटिंग की वजह से अपना डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से अपना वेट लॉस हो सकता है, और सीवियर कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो गया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाएगी। उसके लिए हमने एंटी एमेटिक्स देनी है, वोमिटिंग रोकनी है, उसके लिए आपने डोमपेरिडोन दे दी। ये सारी चीज़ें अपनी मेडिकल मैनेजमेंट में आ गई, हमने ड्रग दे दी। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा कि नर्सिंग को कैसे मैनेज करना है अपना। जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है किसके लिए, नर्स के लिए, कि भाई पेशेंट को ऐसे ऐसे इस तरीके से इस टाइम पे इतनी डोज लगानी है, किसकी IV फ्लूइड देना है, उस हिसाब से नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा कि पेशेंट के लिए IV थेरेपी स्टार्ट कर देगा, इंट्रावीनस थेरेपी स्टार्ट कर देगा, IV फ्लूइड कितना चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ को याद रखना है, ध्यान रखना है कि जिस कंडीशन की वजह से, जिस चीज़ की वजह से पेप्टिक अल्सर अराइज हो रहा, गैस्ट्राइटिस अराइज हो रहा था, किसकी वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से, उस स्पाइसी फूड को हमें बिल्कुल ही नेगलेक्ट करना है, बिल्कुल ही पेशेंट के पास भी नहीं ले जाना स्पाइसी फूड। क्योंकि स्पाइसी फूड क्या करेगा, जो म्यूकोसा है गैस्ट्रिक की, उसको इरिटेट कर देगा। स्पाइसी फूड हुआ, कैफीन हुआ, टेनिन हुआ, ये गैस्ट्रिक की म्यूकोसा को इरिटेट कर देगा। और अगर गैस्ट्रिक की म्यूकोसा इरिटेट हो गई तो एक तो वो पहले ही इरिटेट है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है उस जगह पे, और तुमने और इरिटेट कर दी उसको स्पाइसी फूड खिला के तो ये कंडीशन बहुत ही वर्स सिचुएशन में चली जाएगी। तो उसके लिए भी नर्स को ध्यान रखना है कि उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाई जाए कि जो उसकी और ज़्यादा कंडीशन को वर्स बना दे और इरिटेशन पैदा कर दे। इसके साथ ही डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रोवाइड की हैं, प्रेस्क्राइब्स की हैं पेशेंट के लिए कि ये मेडिसिन देनी है, भाई इतनी मात्रा में, इतनी डोज में हमने एंटासिड देना है, इतनी अमाउंट में हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, ये एंटी एमेटिक्स देनी है। तो नर्सिंग स्टाफ को उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि जितनी फिजिशियन ने उसको ड्रग के लिए बोला है कि इतने अमाउंट में ड्रग जानी चाहिए पेशेंट को, तो वो ड्रग भी नर्सिंग स्टाफ को देनी ही पड़ेगी, वरना ये सिचुएशन बहुत ही वर्स कंडीशन में चली जाएगी। इसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ को पेशेंट को भी एजुकेट करना है कि उसको ना तो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना है, मेडिसिन टाइम से लेनी है, प्रॉपर रेस्ट करना है, और जितनी भी IV थेरेपी मतलब IV फ्लूइड चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करना है। तो यहाँ पे नर्सिंग का काम हो गया। हमने डिफरेंस देखा, हमने डेफिनेशन देखी, हमने इंट्रो देखा, हमने कॉजेज़ देखे, हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स क्या आ रहे थे, वो सारी चीज़ देखी, डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन देखा कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमने सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, यहाँ पे सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की कि कैसे सेरोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही थी एच पाइलोरी की अगर C पे कोई मार्क आ रहा है तो उसका मतलब नेगेटिव है, C और T पे दोनों पे मार्क आ रहा था, H पाइलोरी पॉजिटिव है। अगर T पे ज़्यादा थोड़ा गहरा मार्क आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव तो है लेकिन पेशेंट को रिसेंट में ही इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई है, H पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट देखा था हमने कि कौन कौन सी ड्रग दी जा रही थी। मोस्टली ये सारी चीज़ पेप्टिक अल्सर की तरह ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन ने देख लिया कि नर्सिंग को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी काम में लेनी है, ठीक है। तो ये गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में एक जनरल इंट्रो था, क्लास थी, कॉज जो भी है, जितना भी था, डायग्नोस्टिक था, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। ये सारा टेस्ट हो गया। तो अपन
जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे गैस्ट्राइटिस के बाद में, तब तक के लिए वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।